Hello everyone, welcome to our lecture series of NCERT History क्लास 6। आज से हम NCERT की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम क्लास 6 की हिस्ट्री और उसका चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इस सब्जेक्ट को मैंने चुना है। आपको अपने पास्ट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। काफी मजेदार रहने वाला ये चैप्टर। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर है, साथ में एनसीईआरटी बहुत बेसिक्स हैं। ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी कॉलेज में हैं, खास करके 18 से 21 साल के जो बच्चे हैं, नए नए अभी तैयारी करने का, जिनने सोचा है रिसेंटली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस लेक्चर को जरूर देखें। क्योंकि आपका जब बेसिक क्लियर होगा तो आपको एडवांस बुक्स समझ आएंगी। यानी कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बात करें, जो पॉलिटिक की एक एडवांस बुक है, अगर आप पॉलिटी में लेजिस्लेचर नहीं समझते हैं, आप ये नहीं समझते हैं स्टेट असेंबली क्या होती है, पीएम क्या होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, कैसे बनता है, तो बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो एडवांस चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। इसीलिए एनसीईआरटी कवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एनसीईआरटी इसलिए बेसिक कवर अच्छे से कर देगी क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर कट सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर सब चीज बिल्कुल आसान तरीके से बताई गई है। अभी ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चैप्टर आप समझिए, देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी है, मतलब क्लास 6 के बच्चों के लिए लिखी हुई है। तो वहाँ उस लेवल पर उनकी जो समझ है, उसके उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस लेवल पर जाकर ये बुक लिखी गई है। आप अगर इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं, जल्दी समझ पाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लेक्चर के थ्रू समझना चाहें, लेक्चर के थ्रू भी समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला चैप्टर हमें कह रहा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यानी हम हमारे पास्ट के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि ये हमारा पास्ट कैसा था, क्या था, और कहाँ पे था हमारा, हम कहाँ रहते थे, कैसे हमारे लोग होते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती थी, और हमारी जो हिस्ट्री है वो कहाँ से चालू हुई है, वहन। तो पहला पैराग्राफ में आपके सामने बताने जा रहा हूँ। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट: what people ate, what kind of clothes they wore, the houses in which they lived, and we can find out about the lives of hunters, herders, farmers, etc. We can also find out about the games that children played, right? The stories they heard, plays they saw, the song they sang। मतलब कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पुराने जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो क्या खाते थे, कैसे घरों में वो रहते थे, जो हंटर्स थे, फार्मर्स थे, या जो म्यूजिशियंस थे, आर्टिस्ट थे, उनकी लाइफ कैसी होती थी, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। पुराने ज़माने में साइंटिस्ट होते थे या नहीं होते थे, अगर होते थे तो वो कैसे होते थे। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो किन जगहों पर रहते थे, कहाँ पर पुरानी सिविलाइजेशन सेटल डाउन थी। यानी कि आज जैसे आप देख रहे हैं, आज तो जो मॉडर्न पीरियड है, सभी जगह सभ्यता है, सभी जगह लोग रह रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर राजधानी तक, चाहे वो समुद्र हो, जल, पानी, या धरती हो, हर जगह लोगों ने अपने घर मकान बना रखे हैं। लेकिन पहले कुछ ही जगह ऐसी होती थी जहां लोग सरवाइव कर पाते थे। हर जगह सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि तो इसीलिए रिसोर्सेज जहाँ पे अवेलेबल रहते थे, जहाँ पर पानी होता था, जहाँ पर खाने के लिए खाना अवेलेबल होता था, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पर बता रहा है कि एक मैप है इस बुक, इस चैप्टर में, जहाँ पे हमें नर्मदा रिवर फाइंड करना है। चलिए देखेंगे उसको आगे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स।
अच्छा, ये नर्मदा रिवर इसलिए देखना है हमें क्योंकि यहाँ पर कई हजारों सालों तक लोग इसके किनारे पर बसे रहे हैं। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. पहले देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन था वो गैदरिंग और हंटिंग का ही था। हमें हमारा फूड गैदर करना पड़ता था, जंगलों से इकट्ठा करके लाना पड़ता था। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. तो जो लोग होते थे वो जंगल में जाके फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, अपना खाना उनसे बनाते थे और जंगलों से ही पालन पोषण हुआ करता था। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। मैंने आपको बताया कि गैदरिंग और हंटिंग का काम था पहले, तो हंटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था जिससे लोग अपने लाइवलीहुड चलाते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. देखिए, सुलेमान और किरतार हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में हम बात करें, ये उन एरियाज में से है जहां सब 8 से 8,000 साल पहले वीट और बार्ले के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, यानी गेहूं के, ज्वार के, इसके इस टाइप की क्रॉप्स के ट्रेसेस मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये भी हमें जानने को मिलेगा। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एंड कैटल। अब देखो, पहले था हंटिंग, गैदरिंग, फिर आया एग्रीकल्चर, रियरिंग, मतलब हंट करना, गैदर करना, फूड को कलेक्ट करना फॉरेस्ट से, ठीक है, एनिमल्स को मार के खाना। उसके बाद हमारी जो सिविलाइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो रियरिंग की जो व्यवस्था चालू हुई। रियरिंग मतलब पशुपालन, भेड़, बकरी, गाय, इन लोगों को पालने का ऑक्यूपेशन होने लगा। और एग्रीकल्चर उसके बाद चालू हुआ धीरे धीरे। तो हम ये भी समझेंगे कि ये किन लोकेशंस पर सबसे पहले देखने को मिलता है। जैसा कि आपको ये मैप दिख रहा है, इस मैप में आपको रिवर्स दिख रही हैं। ज्यादातर सेटलमेंट्स रिवर्स के किनारे ही होते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो जो प्रोडक्टिव सिटीज हैं वो ज्यादातर रिवर्स के किनारे पर ही मिलेंगी आपको। नदियों के किनारे पे बसे हुए हैं ज्यादातर शहर। क्यों? सबसे पहला रीजन, पानी अवेलेबल रहता है पीने के लिए या अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। दूसरा रीजन, नदी के पास की जो एरिया है वो फर्टाइल रहती है और वहां पर क्रॉप्स को इजीली ग्रो किया जा सकता है। इसीलिए जहां पर एग्रीकल्चर होगा वहां पर आपको परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगा। अब परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये है कि जैसे हंटिंग गैदरिंग के केस में क्या होता था कि आज मान लीजिए एक जंगल है ये, और यहाँ पर 10 एनिमल है। अब धीरे धीरे करके सारे एनिमल्स को हंट किया, हंट मार दिया और सभी लोग, सभी जानवर खत्म हो गए। अब इस फॉरेस्ट में खाने के लिए कुछ बचा नहीं, या कहें कि यहाँ जितने भी फूड थे या जो पेड़ थे, प्लांट्स थे, वो सीजन वाइज फूड देते हैं। तो मान लीजिए इस सीजन में वहां पर कोई फूड नहीं मिल रहा है, तो पहले के लोग क्या करते थे, जहां पर फूड मिलता था वहां पर जाके सेटल हो जाते थे, माइग्रेट करते थे इस जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर डेवलप हुआ उसके साथ साथ परमानेंट सेटलमेंट भी डेवलप चालू होना स्टार्ट हो गया। लोग एक जगह रहने लगे, अपने घर, पक्के घर बनाने लगे, क्योंकि खाने के लिए कांस्टेंट सोर्स एग्रीकल्चर बन गया और पानी जो एक नेसेसिटी है वो रिवर से मिलता ही है। तो इसीलिए अर्लीस्ट टाइम में आपको रिवर के आसपास का सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये विंध्या रेंज है हमारे मध्य प्रदेश में, विंध्या और नर्मदा। ये विंध्या रेंज के नॉर्थ में आपको राइस का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। Trace the river Indus and its tributaries. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers.
Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga along the sea coast. आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम तो सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर बसी हुई थी ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है, ये इंडस रिवर के बैंक पे बसी हुई थी, इंडस रिवर के किनारे पे। ये आज से लगभग 4700 साल पहले की बात है और लगभग 2500 साल पहले लोग इंडस से मूव करके, इंडस की तरफ से मूव करके गंगा की तरफ आने लगे। जैसे जैसे यहाँ पर सेटलमेंट एक अपने पीक पर पहुंचा और फिर डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइन होने के बाद धीरे धीरे लोगों ने गंगा की तरफ मूव करना चालू किया। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है सोन नदी। आपने अभी सुना होगा। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य मतलब सोन नदी के आसपास की जो जगह है वो मगध साम्राज्य की जगह है। बिहार का जो स्टेट है आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में जो बिहार है, वहीं पर मगध साम्राज्य हुआ करता था। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to the another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. देखिए, जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लोगों के परमानेंट सेटलमेंट मतलब पक्के घर बनना चालू हुए, लोग एक जगह पर बसना चालू हो गए, फिर उन्होंने कंट्री को एक्सप्लोर करना चालू किया। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसको एक्सप्लोर करना चालू किया। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लोग ट्रेवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कनकरिंग अदर लैंड्स। तो प्राइमरी रीजन देखिए, एक तो है कि सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अगर कोई कहीं से माइग्रेट, आज की डेट में भी अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो नौकरी की तलाश में जाता है, काम की तलाश में जाता है। उस समय लाइवलीहुड किस लिए करते थे लोग? लाइवलीहुड चलाने के लिए लोग जाते थे। उस समय भी यही होता था। या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, जैसे कि फ्लड है, यानी बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो भी लोग माइग्रेट करते हैं। आज भी यही होता है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज। राजा उस समय युद्ध लड़ा करते थे, तो अगर आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो सिपाही भी जाएंगे, इसीलिए भी लोग माइग्रेट करते थे। Besides this, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए जाते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Religious teachers किस लिए जाते थे? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. अगर आपको भी कहीं नई और अच्छी जगह जाने का मौका मिले तो क्या आप नहीं जाएंगे? आप भी जाएंगे। कुछ लोग इसी वजह से जाते थे, यानी कि एडवेंचर करने के लिए। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब देखिए, आप रेल में तो सफर करते ही होंगे, सभी सभी ने ट्रेन में सफर किया होगा। अगर आपको कोई एक व्यक्ति तमिल स्टेट का मिले, एक व्यक्ति बिहार का, एक पंजाब से, एक महाराष्ट्र से, तो अगर ये चारों आपस में बात कर रहे हैं आपके साथ, थर्ड पर्सन आप हैं, तो क्या यहाँ पर नॉलेज का शेयरिंग नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो शेयरिंग होगी। कोई अपनी लैंग्वेज के बारे में बात करेगा, कोई अपने कल्चर के बारे में बात करेगा, कोई अपने फूड के बारे में बात करेगा, तो किसी ना किसी तरीके से शेयरिंग ऑफ आइडियाज होगा। जो हमारी हिस्ट्री है वो भी इसी तरीके से लिखी गई है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगह के लोगों ने आपस में आइडियाज को एक्सचेंज किया, शेयर किया और उनको नोट डाउन किया है। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? ये भी क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। लुक एट मैप वन वंस मोर। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट।
While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and across the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several hundred of years. इस मैप में जैसा आप देख रहे हो, ये हिमालय है, ये हमारा हिमालय रीजन है। यहाँ पर सुलेमान हिल्स हैं, ये किरथार हिल्स हैं, और कुछ इस जगह पे हमारा हिंदकुश माउंटेन है, ये जहाँ पर हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से टच होता है। अब अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि दूसरे प्रांतों से लोग इंडिया के अंदर कि ये जो मेन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर आना चालू हो गए थे। और आपको पता है कि जब कोई बाहर से आता है तो अपने साथ अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपने कल्चर की, ट्रेडिशन की जो चीज़ें हैं उनको भी लेके आता है। और यहीं से चालू होता है हमारा ट्रेडिशन एक्सचेंज का मामला। जो हमारी इंडिया के अंदर आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो कहाँ से आई है, ये डाइवर्सिटी कहाँ से आई है? ये हजारों सालों में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे हैं। कोई बाहर से आ रहा है, कोई अपने ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो ये इस तरीके से डाइवर्सिटी हमने इकट्ठी की है और हमारा देश आज भी यूनाइटेड है। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अभी का प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा डिबेट इंडिया या भारत, हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, यानी कि संस्कृत में हमारा नाम सिंधु है और इंडस वर्ड से हमारा प्रेजेंट जो इंडिया नाम है वो आता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India। यानी कि जो ईरानियंस और ग्रीक्स जो आज से 2500 साल पहले भारत आए थे, वो इंडस रिवर के पार खड़े हुए थे। यानी कि ये इंडस रिवर है, तो यहाँ पर ईरानियंस और ग्रीक्स खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इंडस रिवर के पार जितना भी एरिया है, जितना भी लैंड है, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, उसको हम कहेंगे इंडिया। ऐसा किसने कहा? ईरानियंस और ग्रीक्स ने। तो वहां से हमारा नाम आया इंडिया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit। भारत नाम कहाँ से आता है? ऋग्वेदा में एक ट्राइब है सुदास ट्राइब, जो कि बैटल ऑफ 10 किंग्स में विजयी होती है। सुदास ट्राइब का भारत भारत के ऊपर कब्जा करना, ठीक है, ये कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? ऋग्वेदा के अंदर। ऋग्वेदा संस्कृत में हमारा सबसे पुराना कंपोजिशन है, लगभग 3500 साल पहले ये लिखे गए थे। जो ग्रुप ऑफ पीपुल नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए हमने यूज किया, मतलब ऋग्वेदा के अंदर भारत नाम को यूज किया गया और इसी नाम को बाद में कंट्री के लिए यूज किया गया। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर and read books that were written long ago। अब आपको अगर अपने घर की हिस्ट्री पता करना है कि आपके दादाजी कौन थे, परदादा कौन थे, उनके भी पिताजी कौन थे, उनसे और पूर्वज और आपके कौन थे, तो आपको जो बुक्स हैं उनमें ही ढूंढना पड़ेगा। बुक्स मतलब जो पुराने लेखा जोखा हैं उनके अंदर ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत पहले पुराने समय में लिखे गए हैं।
ऐसे ही अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैंड रिटन है वो लिखी गई थी पाम लीफ पर और लकड़ी की छाल बार्क ऑफ अ ट्री पर। ये देखिए यहाँ पर ये मैन्यूस्क्रिप्ट इमेज के थ्रू शो की गई है। Over the years, many manuscripts were eaten away by the insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, लेकिन जो सरवाइव कर रही हैं वो टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज में अभी भी मौजूद हैं। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of the kings, medicines and science. इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आपको रिलीजन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, राजाओं की लाइफ के बारे में जानकारी मिलेगी, मेडिसिन, साइंस, सभी चीजों से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में दर्ज है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. देखिए एंशियंट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले संस्कृत की बात की जाती है, तमिल भी उतनी ही पुरानी है, एंशियंट है, दोनों लैंग्वेज काफी एंशियंट है। और प्राकृत हम बात करें तो ये वो भाषा है जो ऑर्डिनरी लोग यूज करते थे। देखिए संस्कृत और तमिल वही यूज कर पाएंगे जो वेल वर्स्ड हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्राकृत भाषा वो सभी लोग यूज करते थे जो ऑर्डिनरी लोग हैं। We can also study inscriptions. These are the writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. हमने इससे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स किस पे लिखी जाती हैं? या तो पत्ते पे लिखी जाती हैं किसी लीफ पर या लकड़ी की छाल पर, यानी कि जो सॉफ्ट सरफेस है उस पर। उसी के उसी के विपरीत एक इंस्क्रिप्शन नाम की चीज होती है जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, जैसे कि कोई पत्थर होगा या कोई मेटल का पीस होगा, उसके ऊपर जो भी लिखावट होगी उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. पहले के जमाने में राजा का आदेश ही सर्वमान्य होता था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो कई बार किंग्स अपने आदेश को किसी पत्थर के ऊपर इंस्क्राइब करवाते थे ताकि लोग उसको देखकर, पढ़कर और ओबे कर सकें। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. ज्यादातर इनका यूज रिकॉर्ड्स रखने के लिए ही होता था। जैसे अगर कोई राजा किसी बैटल में विजयी हुआ है, किसी युद्ध में जीत गया है, तो वो अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी विक्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्क्रिप्शंस बनवाता था। Can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? There were many other things that were made, used in past. Those who study these objects are called archaeologists. देखिए जैसे दांत की स्टडी करने वाले को डेंटिस्ट कहते हैं, आंख की स्टडी करने वाले को आई स्पेशलिस्ट कहते हैं। ऐसे ही जो हिस्ट्री के पास्ट के जो फैक्ट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर जो करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pens, ornaments and coins. समय के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है चीजें जमीन के अंदर दबती जाती हैं। ठीक है, आज जो मकान मौजूद हैं आज से 1000 साल बाद वो जमीन के अंदर मिलेंगे, हो सकता है कि कुछ और नया बन जाए वहां पर। तो उनको स्टडी करने के लिए आज से 1000 साल पहले की, 2000 साल, 5000 साल पहले की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें जमीन के अंदर खोदना पड़ेगा, ताकि जो उस समय के टूल्स हैं, वेपन्स हैं या पॉट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, सिक्के हैं, उनको निकाल कर उनकी स्टडी की जा सके। एक्सकेवेट करना पड़ेगा। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन,
अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या तो स्टोन के बने हो सकते हैं या हड्डियों के बने हो सकते हैं, क्ले से बन सकते हैं, मिट्टी से, या मेटल के बने हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो हम सभी को पता है कि जो चीज हार्ड है वो लंबे समय तक सर्वाइव करती है। देखो यहाँ पर कितना पुराना मटका है ये। दिस टाइप ऑफ पॉट्स वर यूज्ड अबाउट 4700 years ago। क्या आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पॉलिशिंग होगी इस मटके की, कितना फिनिश से इसको बनाया होगा, ये अभी तक सरवाइव कर रहा है। इस प्रकार के पॉट, ये सील्स हैं, कॉइन्स हैं, जो उस समय ये ओल्ड सिल्वर कॉइन्स हैं जो उस समय चलते थे। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। Archaeologists also look for bones of animals, birds, fish to find out what people ate in past. Plants remain survive far, far more rarely. If seeds of grain or pieces of woods would have been burned, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is, scholars who study the past. हमने इससे पहले समझा था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुराने पास्ट के आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। लेकिन जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो स्कॉलर्स, उनको कहते हैं हिस्टोरियंस। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। वंस सोर्सेज आर फाउंड, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit। जैसा कि आप इस लेक्चर सीरीज से हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स समझेंगे, पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे, तो आपको पढ़ने का एक सोर्स मिल गया। आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, धीरे धीरे करके आप उन चीजों को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ऐसे ही हिस्टोरियंस के लिए अगर सोर्सेज मिल जाते हैं, सोर्सेज यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिल जाएं या इंस्क्रिप्शंस मिल जाएं या आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स अगर उनको मिलते हैं, तो हिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, पढ़ना और समझना भी। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clue to find about our past। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो पास्ट है वो एक ही पास्ट है या कई पास्ट है, वन पास्ट और मैनी। देखो क्या हुआ कि हम कहानी हमारी जो स्टार्ट होती है वो लगभग स्टोन एज से चालू होती है। स्टोन एज से हम बढ़ते हैं इंडस वैली की तरफ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहां से आगे चलें तो हम बढ़ते हैं वैदिक पीरियड की तरफ, और वैदिक पीरियड से भी आगे हम फिर बात करेंगे जनपद महाजनपद पीरियड, और उसके आगे और जो भी पीरियड्स हैं वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब कालखंडों में, इन सब पीरियड्स में क्या हमारी हिस्ट्री एक ही रही होगी? ये भी डाउटफुल चीज है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स तो प्रिजर्व्ड नहीं है। जो रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड हैं उनके थ्रू तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड्स मिटाए जा चुके हैं या मिट चुके हैं किसी कारण से, तो उनमें क्या लिखा था, हमारी हिस्ट्री वहां क्या थी, वो भी हमें जानना चाहिए। लेकिन उसके बारे में पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हमारा जो पास्ट है, जो हमारा भूतकाल है, वो एक ही है या कई सारे हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? आवर पास्ट में देखिए एस लगा हुआ है, यानी कि ये एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड इसलिए है ताकि हमारे पास्ट जो हमारा पास्ट जो रह चुका है वो या एक है या अलग है, कितने सारे हैं, इसके बारे में हम जान सके। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। द लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्सपर्सन एंड सो ऑन। यानी कि जो राजा और रानियों की जिंदगी थी वो हर्डर्स और फार्मर्स से अलग थी, व्यापारियों की जिंदगी क्राफ्ट पर्सन से अलग थी। हर किसी की जिंदगी अलग अलग रही है, हर किसी का पास्ट अलग अलग रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्या हमारा जो पास्ट है वो एक है या अलग है।
Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. For example, today most living people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depends on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. तो जो आज के समय में जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग अगर फिशिंग करके खुद के लिए फूड बना रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में रहने वाले लोग किसी फार्मर पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। अगर वो ग्रेन्स को उगाना बंद कर दे, खेती करना बंद कर दे, तो लोगों का भूखा मरना चालू हो जाएगा। लेकिन जो सेल्फ सस्टेन्ड लोग हैं, जैसे कि फिशिंग है, हंटिंग से अपना जो लाइवलीहुड कर रहे हैं, वो अभी भी पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी प्रकार के डिफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और पहले भी करते थे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishers, folk gatherers, uh, farmers or herders did not keep their records of what they did. So, this is where archaeology helps us. जनरली किंग और क्वीन का हिस्ट्री तो आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करा के रखा होगा, अपनी हिस्ट्री को लिखवा के रखा होगा। उनके कोर्ट में, उनके दरबार में हिस्टोरियंस भी रहते थे, पोएट्स भी रहते थे, सभी लोग उनके कारनामों को रिकॉर्ड करके रखते थे। लेकिन अब जो आम जनता है, जैसे कि हम और आप, ऑर्डिनरी पीपल का रिकॉर्ड आप कहाँ से देख पाएंगे? ये तो वहीं से पता लगेगा ना, अगर उनसे संबंधित कोई चीज हमें देखने को मिले। आप कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, आप कौन सा एसी यूज करते हैं, आप कौन से बिस्तर पे सोते हैं, आपके मकान में कौन सा नेरोलैक का पेंट है या एशियन पेंट है, ये तो तभी पता पड़ेगा ना जब आज से 1000 साल बाद आप खुदाई में आपका मकान मिलेगा। What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, है ना? जैसा कि आज है 17 सितंबर 2023, यानी कि 17 हो गई डे, सितंबर हो गया मंथ, 23 हो गया ईयर। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So, here 2000 means years after the birth of Christ. देखो, ये समय की एक टाइमलाइन हम मान लेते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कब से चालू हुआ है, बीच में कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसको रेफरेंस पॉइंट मानकर 0 डेट वहां से चालू की, और उसके आगे जितने भी साल हुए उसको हमने काउंट करना चालू किया, और उससे पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उनको काउंट करना चालू किया। तो अगर आज हम कह रहे हैं 2023, इसका मतलब ये है कि आज से 2023 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो कि 0 एज अ रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on. क्राइस्ट के पहले जितनी भी डेट्स हैं उनको हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट बैकवर्ड काउंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0 से पहले 400 साल पहले की, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 400 बीसी। 400 बीसी अगर लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 400 साल पहले की बात हो रही है। अब अगर मैं लिखता हूं 500 बीसी, तो इसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 500 साल पहले की बात हो रही है। 300 बीसी यानी 300 बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 300 साल पहले की बात है। अब यहाँ पर 500 बड़ा है, 400 बड़ा है या 300 बड़ा है? देखिए, जितना हम 0 से पीछे चलते चले जाएंगे उतना हम पास्ट में जा रहे हैं, और जितना हम 0 के पास आते जाएंगे उतना हम प्रेजेंट में मूव कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। In this book, we will refer to dates going back from the present
यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes C is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stands for Common Era. Common Era means we use these terms because the Christian era is now used in most the countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. क्लियर है? अगर आपको कहीं पर CE लिखा मिल जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर कंट्रीज के अंदर क्रिश्चियन कैलेंडर को ही फॉलो किया जा रहा है, तो इसीलिए हम कॉमन एरा कह देते हैं। ठीक है, और इसका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। बाकी 0 से पहले BC बिफोर क्राइस्ट, 0 के बाद सभी चीज एनो डोमिनी AD। ठीक है, इतना याद रखना। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफी यूजफुल लगा होगा। सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तैयारी पूरे जोश के साथ जारी रखें। थैंक यू।